लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे घोषणाएं कई हजार विपक्ष का प्रहार की। देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश बने 25 साल पूरे हो चुके हैं। इन बीते सालों में भाजपा सहित कांग्रेस ने राज किया, लेकिन विकास के पथ पर चलने की बात को लेकर सभी ने बड़े बड़े दावे और घोषणाएं भी की। जिन घोषणाओं को कर तो दिया गया, लेकिन सरकार और नेतृत्व परिवर्तन के चलते वो वादे भी जनता की समस्याओं के बदलाव के चलते मझधार में खोसे गए। धामी सरकार बने 4.5 साल पूरे हो चुके हैं और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं को लेकर शासन स्तर पर लगातार समीक्षाएं तो हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर पर काम की रफ्तार वैसी नहीं दिख रही जैसी उम्मीद की जा रही थी। स्थिति यह है कि एक तरफ मुख्यमंत्री खुद अपनी घोषणाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर साल 2021 से 22 की घोषणाएं भी अब तक 100% पूरी नहीं हो पाई हैं। यही नहीं, विधायकों के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों के लिए दिए गए विकास कार्यों के प्रस्ताव भी धीमी गति से ही आगे बढ़ रहे हैं। सरकारी स्तर पर हुई समीक्षा बैठकों में यह बात सामने आई है कि साल 2021 की 156 घोषणाएं अब तक फाइलों में ही घूम रही हैं और इसी तरह साल 2022 की 75 घोषणाएं और साल 2023 की 176 घोषणाएं भी अब तक पूरी नहीं हो सकी हैं। इन आंकड़ों ने शासन को भी चिंता में डाल दिया है। खास बात तो यह है कि इस स्थिति पर खुद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री ने भी नाराजगी व्यक्त की है और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दे दिए हैं। 1 महीने के भीतर लंबित घोषणाओं को पूरा करने के आदेश भी जारी किए हैं। बावजूद इसके जमीनी स्तर पर कई परियोजनाएं ऐसी हैं जिन पर अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। विपक्षी दलों ने धामी सरकार पर हल्ला बोलते हुए कहा है कि उन्हें जमीन पर उतरने के लिए ना तो प्रशासनिक इच्छा शक्ति दिखती है, ना ही कोई ठोस प्लानिंग। सरकार सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रही है, जबकि हकीकत यह है कि कई योजनाएं आज भी कागजों में ही अटकी पड़ी हैं। आज इसी सब को लेकर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। प्रदेश में अब तक बात सिर्फ मुख्यमंत्री की घोषणाओं तक ही सीमित नहीं है। धामी सरकार ने प्रदेश के तमाम विधायकों से अपने अपने क्षेत्रों के लिए जनहित के 10-10 कामों के प्रस्ताव मांगे थे। इन प्रस्तावों के आधार पर राज्य स्तर पर 573 कार्यों को प्राथमिकता में लिया गया है, लेकिन इन 573 में से अब तक सिर्फ 222 काम ही पूरे हो सके। यानी इस मामले में सरकारी मशीनरी की परफॉर्मेंस करीब 38.74% ही दिखाई देती है। बाकी काम या तो अधूरे हैं या फिर प्रक्रिया में ही अटके हुए हैं। इससे ये साफ होता है कि न सिर्फ सीएम की घोषणाएं बल्कि विधायकों के विकास कार्य भी अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कांग्रेस के हमलों के बीच भारतीय जनता पार्टी सरकार के बचाव में उतरती नजर आ रही है। उत्तराखंड राज्य निर्माण को 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इन 25 वर्षों में भाजपा और कांग्रेस ने बारी बारी से यहाँ शासन किया है। जितने भी मुख्यमंत्री आए, घोषणाओं का बाजार बड़ा गर्म रहा, लेकिन कितनी घोषणाएं धरातल पर उतर सकती, ये हमेशा ये सवाल खड़े रहे हैं समाज में। और आज भी हम देख रहे हैं कि पुष्कर धामी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद जो घोषणाएं हुई हैं, और कई घोषणाएं ऐसी रही महत्वपूर्ण जो उतरी भी हैं और राष्ट्रीय फलक पर चमक भी रही हैं, लेकिन कई घोषणाएं ऐसी हैं जो जनता से जुड़ी हुई हैं, जो सीधे प्रभावित करती हैं, विकास योजनाओं से जुड़ी हुई हैं, धरातल पर वो कम दिखाई दे रही हैं। और जो नौकरशाही है, जो अफसरशाही है, उसके जो प्रभाव हैं, उसके जो दुष्प्रभाव हैं, उनकी वजह से जनता को उन योजनाओं का लाभ मिलने में समस्या आ रही है। अभी तक ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केवल कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर फेलियर हैं, लेकिन आज ताजा जानकारी मिली है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो पिछले 4 सालों से घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहे हैं, वो सब हवा में लटकी हुई हैं, अधर में लटकी हुई हैं और धरातल पर नहीं उतर रही हैं। 2021 से 2023 के बीच में 1457 घोषणाएं ऐसी हैं जो अपूर्ण है, यानी कि अधर में लटकी हुई हैं, पूरा होने का नाम नहीं ले रही हैं। और शर्मनाक बात यह है कि 520 तो ऐसी घोषणाएं हैं मुखिया की जो कि अभी तक सुबह का उजाला नहीं देख पाई, यानी कि एक भी ईंट इन 520 योजनाओं में नहीं लगाई गई। देखिए, मेरी जहाँ तक जानकारी है लगभग 70% घोषणाएं धरातल पर उतरी हैं और अभी लगभग 30% घोषणाएं ऐसी हैं जिनका
धरातल पर उतरना बाकी है, जिस पर काम हो रहा है, गतिमान कह सकते हैं आप उसको। और अभी हमारे पास लगभग 1 वर्ष पड़ा हुआ है। तो इस बीच में मैं समझता हूँ ये भी एक आंकड़ा सामने आएगा कि लगभग हम 90% घोषणाएं पूरी कर चुके होंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता सरकार की मानी जानी चाहिए। और हमको खुश होना चाहिए कि हमारी सरकार में जो घोषणाएं हो रही हैं वो धरातल पर उतर रही हैं और हम उसको उतरते हुए देख रहे हैं। अब तक की कुल घोषणाओं की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कार्यकाल में करीब 3,827 घोषणाएं कर चुके हैं। इनमें से 2,315 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, यानी लगभग 60.5% काम पूरे किए जा चुके हैं। हालांकि अब भी करीब 1,512 घोषणाएं ऐसी हैं जो पूरी होना बाकी है। इन लंबित घोषणाओं में से करीब 520 घोषणाएं ऐसी हैं जिन पर अभी तक कार्य शुरू ही नहीं हो पाया है। यही आंकड़े सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि चुनावी साल में विपक्ष इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं के लंबित रहने को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड राज्य की अपनी अवधारणा से बनाया था, और आज वर्तमान में जो ये दिल्ली की पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां, ये एक तरफ से किराएदार हैं। और कभी भी किराएदार किसी मकान में रहता है तो उसको भला नहीं सोचता है। उसी प्रकार बीजेपी और कांग्रेस ने यहाँ पर समय समय पर अपनी सरकार चलाई है, लेकिन उनको उत्तराखंड की जनता से कोई सरोकार नहीं है। वो भ्रष्टाचार में लिप्त रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। इन्होंने अपना और अपने जो रसूखदार थे अपने मंत्रियों का इनका विकास किया है। इसी का उदाहरण आप वर्तमान में देख रहे हैं, जहां एक तरफ लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ माननीयों का जो है वेतन एकदम 90,000 से ऊपर बढ़ा दिया गया है। तो कुल ये जो बात है अभी आप जनता के समझ में आ गया है, और उनको ये वास्तविकता का पता चल गया है कि जो राष्ट्रीय दल कांग्रेस और बीजेपी हैं, ये उत्तराखंड हित में नहीं है। तो बने हुए भले ही 25 साल का समय हो गया हो, लेकिन लगभग 9 सालों से इस राज्य में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सरकार जनता से डबल इंजन का वादा करके ही सत्ता में आई थी, लेकिन वो तथाकथित डबल इंजन आज तक उत्तराखंड की धरती पे उतरा ही नहीं है। लोगों को लगा था कि डबल इंजन की सरकार में घर घर में रोजगार की बाढ़ आएगी, उत्तराखंड से पलायन रुकेगा, उद्योग पहाड़ चढ़ेंगे, चौतरफा विकास दिखाई देगा। लेकिन हुआ इसके उलट, घर घर में आज बेरोजगारों की फौज है, विकास धरातल से गायब हो गया है, उद्योग पहाड़ चढ़ नहीं पा रहे हैं, पलायन को ये सरकार रोक नहीं पा रही है, बेटियों को सुरक्षा ये सरकार दे नहीं पा रही है। आए दिन जो है कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है। नहीं, विपक्ष क्या कह रहा है ये तो विपक्ष ही बेहतर बताएगा, क्योंकि विपक्ष का काम है सही चीजों को भी गलत बताना। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी ने जितनी भी योजनाओं की घोषणा करी है, लगभग वो पूरी ये कोशिश करते हैं कि उन सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का वो काम करें, क्योंकि जनमानस के हित में और इस प्रबुद्ध प्रदेश की जनता के हित में जितने भी पुष्कर सिंह धामी जी ने निर्णय लिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में, कहीं ना कहीं वो सारी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं। पर कुछ योजनाएं इस तरह की होती हैं जो थोड़ा लंबे अंतराल तक चलती हैं, उसमें काफी सारी चीजों को देखना पड़ता है। इन चीजों को लेकर के उसको ये कह देना कि जी 60% हमारी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, 80% से ऊपर हमारी योजनाएं धरातल पर उतरी, अगर सही आंकड़ों को आप देखेंगे तो कौन सी ऐसी योजना है जिसमें काम नहीं चल रहा है। लगभग पुष्कर सिंह धामी जी लगातार हर योजना का जब भी कोई घोषणा करते हैं उसकी स्वयं मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं। तो विपक्ष का काम है केवल आरोप लगाना, वो आरोप लगाता रहे, लेकिन प्रदेश की जनता जानती है कि पुष्कर सिंह धामी जी हमेशा लोगों के हित में जो है निर्णय लेने का काम करते हैं। आपको बता दें कि शासन स्तर पर घोषणाओं पर अमल को लेकर तेज गति से काम करने के लिए कमर कसी जा रही है। शासन स्तर पर भी महसूस किया जा रहा है कि घोषणाओं को पूरा करने में अनावश्यक देरी हो रही है। इसी वजह से अब जिला अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। तय किया गया है कि मुख्यमंत्री की कोई भी घोषणा होने के बाद उसकी जानकारी 72 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री की घोषणा अनुभाग को दी जाएगी। इसके अलावा जिलाधिकारी को ही यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो संबंधित विभागों को चिन्हित करें और समय सीमा तय कर काम शुरू करें। घोषणाओं से जुड़ी फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग में न भटके के लिए भी नई गाइडलाइन बनाई जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं में लेत लतीफी लगाने वाले नौकरशाहों पर आखिर कैसे लगाम लग पाएगी, या ये घोषणाएं सिर्फ जनता के लिए हवाई साबित होंगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। संजीव वर्मा प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, पंकज क्षेत्री प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, और हमारे साथ में पीसी थपलियाल जी हैं यूएसएसएम की ओर से, एसएन सचान हैं राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी की ओर से, कुलदीप राणा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत।
चुनाव बहुत नजदीक है और ये माना जाता है कि चुनाव से पहले जो बचे खुचे वादे होते हैं जनप्रतिनिधियों की ओर से उनको भी पूरा करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन क्या वाकई इस बार ऐसी तस्वीर नजर आ रही है? क्योंकि घोषणाएं बहुत सारी हुई थी, वादे बहुत सारे हुए थे, लेकिन उन वादों में से कितने प्रतिशत वादे पूरे हुए, कितने प्रतिशत घोषणाएं पूरी हुई, वो जो आम जनता से की गई थी, बहुत बड़ा एक अंतराल है। क्या उस अंतराल को आने वाले चुनाव के पहले तक पूरा किया जा सकेगा? संजीव वर्मा जी, सवाल आपसे। करीमा जी, देखिए, विजन 2025 की और प्रदेश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक विजन है, जो एक उनकी प्रायोरिटी है, प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में हम लोग बेहतर से बेहतर गति देने की ओर लगातार काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की दिशा में यहाँ पर रोजगार की तमाम अवसर प्रदान करते हुए 26,000 सरकारी नौकरी देने वाला उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां मात्र 4 साल की अवधि में 26,000 सरकारी नौकरी दी गई। मैं सोचता हूँ पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसा राज्य नहीं मिलेगा जहां पर इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी दी गई। साथ ही स्वरोजगार के तमाम अवसर हमारे युवाओं को दिए गए, पलायन को रोकने की दिशा में लगातार काम हुआ है और जिस प्रकार से बाहर से प्रदेश के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं, सीधा सीधा आंकड़ा था, हमने अपनी रिपोर्ट में संजीव जी दिखाया, जिसमें बिल्कुल साफ तौर पर दिखाया गया कि जो वादे किए गए थे उनमें से खुद मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की हैं उनमें से सिर्फ 60% पूरी हो पाई हैं, 40% पूरी नहीं हो पाई। ये कहा जा रहा था कि डबल इंजन की सरकार है तो यानी विकास की गाड़ी जो है वो डबल स्पीड के साथ दौड़ेगी, और यहाँ तो मतलब सिंगल स्पीड ही नहीं पकड़ पाई क्योंकि मुख्यमंत्री के वादे ही 60% रह गए। ऐसा क्यों भला? गरिमा जी, देखिए, हाँ, 70% जो हम अभी 2022 का हमारा चुनाव हुआ था उसमें हमने जनता के साथ जितने वायदे किए थे उसमें 70% जो हमारी घोषणाएं थी वो लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और जो शेष 30% की हम बात करते हैं तो 30% बाकी शेष की 30% गतिमान है, क्योंकि योजनाएं बड़ी होती हैं और उनका आकार बड़ा होता है तो प्रोसेस में रहती हैं और उनको पूरा करने में मैं सोचता हूँ बहुत ही अल्पकाल में वो योजनाएं भी पूर्ण होंगी। और जिस प्रकार से हमने देश के सामने उत्तराखंड का एक नया स्वरूप लाने का लगातार काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया, जिस प्रकार से उत्तराखंड को पूरी तरह से माफिया मुक्त करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया, नकल विरोधी कानून लेकर आया गया, धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर आया गया, युवाओं के अंदर जो आत्मविश्वास उन्होंने पिछली कांग्रेस की सरकारों में अपना खो दिया था उसको पुनः जागृत करने का, आत्मविश्वास को पुनः वापसी लाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। उत्तराखंड को पूरी तरह से धर्मांतरण मुक्त करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया, अतिक्रमण मुक्त करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया, मातृशक्ति को 30% जो एक आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण देने की बात हमने अपने चुनाव सवाल ये है ही नहीं कि आपके द्वारा क्या किया गया और क्या नहीं किया गया, ये सवाल नहीं है संजीव जी। सम्मान देते हुए संजीव जी, सवाल ये नहीं है कि आपके द्वारा क्या किया गया, सवाल ये है कि आपके द्वारा जितनी बातें कही गई थी उनमें से बहुत सारी चीजें क्यों नहीं की गई। सवाल ये है कि जो घोषणाएं करके आपने आम जनता की तालियां बटोरी थी, आपने आम जनता का विश्वास जीता था, उनमें से कितने काम किए गए, ये अपने आप में बड़ी बात है। और इसका आंकड़ा अपने आप में 60% है। मुख्यमंत्री की घोषणाएं ही अभी तक 60% पूरी हो पाई है, तो आप सोचिए और बाकी चीजों की क्या स्थिति होगी। आखिर ये स्थिति क्यों है, इस पर जवाब चाहिए था जिसमें आपने कुछ नहीं बोला। गरिमा जी, मैं तो लगातार आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है वो उसके ऊपर हमारी सरकार की प्रायोरिटी रही है। हम स्वास्थ्य की बात करें, सड़कों की बात करें, शिक्षा की बात करें, चलिए ठीक है संजीव जी,
संजीव जी, मेरा ये सवाल ही नहीं था, आप मेरा सवाल शायद नहीं समझे। मेरा ये कहने का मतलब है आपने सारे आपने जितने भी विभाग हैं, जितनी भी चीजें हैं, सबको लेकर आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बात ये थी आपने कहा कुछ था और किया कुछ, अंतर है ना, उस अंतर पर चर्चा हो रही है आज। चलिए हम लौटेंगे आपके पास में। पंकज क्षेत्री जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। बहुत स्वागत पंकज जी आपका। ये वादे अधूरे क्यों रह गए? कभी इसके पहले 25 साल हो गए प्रदेश को बने हुए, 25 सालों के बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो आज भी जस की तस है। कहा यह जाता है कि हमें पर्याप्त मौका नहीं मिला। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी जब सत्ता में रही, उसके बाद जब उनसे सवाल किया गया जाने के बाद कि ये चीजें क्यों नहीं हो पाई, तो उसका कहना था कि हमें मौका नहीं मिला। लेकिन रह रहकर दोनों को मौका मिला है, बीजेपी को भी और कांग्रेस पार्टी को भी। वादे होते गए, लेकिन उन वादों को पूरा करने की जब नौबत आती है तब स्थिति कुछ और हो जाती है। और आंकड़े सामने हैं कि अभी फिलहाल वर्तमान की सरकार में मुख्यमंत्री की घोषणाओं में ही 60% पूरी हो पाई हैं। बिल्कुल गरिमा जी, हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। परंतु कांग्रेस के टाइम में जो काम हुए हैं पंडित नरेंद्र तिवारी जी की सरकार में, उसी का हम सरकारों ने आगे जाके अनुसरण किया है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, फिर जो हमारी दूसरी बारी की सरकार रही, उसमें कहीं ना कहीं जो मिली जुली सरकार थी, तो इतना डिस्टरबेंस रहा और हर वक्त जो है सरकार गिराने की केंद्र सरकार द्वारा कोशिश की गई। आपने सारा देखा, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम, जो हमें एक लेगेसी मिली थी, वो हमने पूरा किया। और बीजेपी की बात मैं इसलिए करना चाहता हूं स्पष्ट तौर पर, बीजेपी को जो पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है और पिछले हम 10वें साल पे कदम रखने जा रहे हैं, परंतु इसके बावजूद भी बीजेपी हर बारी ये कहती है कि एक मौका और चाहिए। अभी मैं कल ही पढ़ रहा था, तो वो अमित शाह जी कह रहे हैं कि उन्हें एक मौका और चाहिए पूर्वोत्तर के उसमें क्षेत्रों में काम करने के लिए तीसरी बार। तो इस तरीके के बहाने अब नहीं चलेंगे, क्योंकि जनता बहुत जागरूक हो गई है। जब आप डबल इंजन की बात करते हैं, जब आप ट्रिपल इंजन की बात करते हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। 2022 में हमारे यहाँ पास में ही एक केसरवाला गांव है रायपुर के पास, तो वहां अमित शाह जी रैली में आए। अमित शाह जी ने अनाउंसमेंट किया कि ये जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 10 दिन के अंदर मैं ये 500 मीटर की सड़क बना दूंगा। परंतु वो आज तक सड़क नहीं बनी है। उन्होंने, पूरे गांव वालों ने सारे चुनावों का उसके बाद विरोध किया है और बहिष्कार भी किया है। इस बार तो जब नगर निगम के चुनाव हुए, जबरन वहां पर एक वोट डलवाया गया कहीं से वोटर को लाके, नहीं तो वो शून्य वोट वहां पे पड़ते। उसका मैं कारण बताता हूं आपको क्यों। क्योंकि चुनावी जल्दबाजी में घोषणाएं तो कई हो जाती हैं, परंतु उसके बाद उसको कैसे जमीन पे उतारना है, उसके लिए कोई रोड मैप तैयार नहीं किया जाता। वहां मैं आपको समस्या बताता हूं। जैसे गृह मंत्री ने ये घोषणा की, परंतु जो वो मंत्रालय है वो डिफेंस मिनिस्टर के पास है, जो वो आती है रायपुर में, वो सेना की भूमि है। तो सेना की भूमि में नगर निगम को एनओसी नहीं मिल रही है। तो नगर निगम का ये कहना है कि आनंद फानन में गृह मंत्री जी ने तो घोषणा कर दी, परंतु सेना एनओसी नहीं दे रही है। तो इस तरीके की कई अड़चने हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा, सरकारों को सजग होना पड़ेगा, क्योंकि घोषणाएं पूरी ना होने के बाद उनका जब तक आप एक दिन मुकर्रर नहीं करेंगे और उसकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे कि अगर यदि ये घोषणाएं इतनी अवधि के अंदर भीतर नहीं हुई तो इसका दोषी कौन होगा, तो इस बारे में जब तक ये तय नहीं किया जाएगा जिम्मेदारी, तब तक इसी प्रकार से आप सुनते रहेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने जो है 3,500 घोषणाएं कर दी, 500 अभी भी पेंडिंग है। और इस प्रकार से चुनावों में ये करते, चुनावों में तो घोषणाओं को पिटारा खोल देते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं, कभी कहते हैं बजट नहीं है, फिर बजट की व्यवस्था छुपाने के लिए या सरकार की कमियां छुपाने के लिए कई हजारों करोड़ों रुपए का विज्ञापन और दुनिया भर के प्रलोभन देने पड़ते हैं, ताकि सरकार की जो गलत नीतियां हैं और इस प्रकार के जो अधूरे काम हैं वो जनता तक न जा पाए। गरिमा जी, तो बहुत हमें अब चुनाव का वर्ष है, तो अब जनता पूछ रही है, तो इसीलिए अब मुख्यमंत्री जी की भी और सरकार की सिट्टी पिट्टी गोल है और वो आनंद फानन में लगे हुए हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी खुद 40 से ज्यादा विभाग लेकर बैठे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनको भी ये सुझाव देना चाहूंगा कि इतना घबराएं नहीं, आप क्रीम मंत्रालय अपने पास रखें, बाकी और मंत्रियों को भी विस्तार करें, ताकि ये धरातल पर जो आपने घोषणाएं की हैं ये उतर पाए।
क्योंकि समस्या वहीं आती है जहां तमाम प्रकार की एनओसीज लेनी है, तमाम प्रकार के आपको जो है अलग अलग विभागों पे फाइलें अटकती हैं। तो इसके लिए जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी गरिमा जी, और चुनावी वर्ष है तो इस पे जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड का विकास सरकार किसी की भी हो रुकना नहीं चाहिए। जनता तक जो सरकार की योजनाएं और उनका लाभ पहुंचना चाहिए गरिमा जी। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में और मेहमान हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में पीसी थपलियाल जी हैं। बहुत स्वागत सर आपका। थपलियाल जी क्या कहना चाहेंगे सर? अभी तक प्रस्ताव अटके, मैंने दोनों से सवाल किया, ना तो संजीव वर्मा जी ने मेरे सवाल का जवाब दिया और ना ही पंकज छेत्री जी ने। अपनी अपनी सही बातें दोनों ने कही कि हमने भी वादे नहीं पंकज जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि भाई कांग्रेस को भी तो सत्ता में आने का मौका मिला। कांग्रेस के समय भी यही स्थिति थी कि जितने वादे और घोषणाएं होते थे उसमें से पूरे आधे भी नहीं हो पाते थे। सवाल ये था, और संजीव जी ने भी अपनी बातें बताई कि वर्तमान उनकी सरकार क्या क्या कर रही है जी। हाँ, लेकिन पंकज जी का भी जवाब कुछ वैसे ही था। खैर, लौटते हैं आपके पास में। थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं। थपलियाल साहब, 25 सालों के बाद भी स्थिति जस की तस है। कई मामलों में, कई जगहों पर सिर्फ वादे पूरे ना हो पाना ही कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि चुनाव से पहले या जब भी जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े वादे नजर आते हैं, लेकिन स्थिति धरातल पर कुछ और ही होती है। सबसे बड़ी जो समस्या वर्तमान में आई है कि जो जनता है उसकी जो मेमोरी है वो शॉर्ट हो गई है। ये बड़ा विडंबना है, क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया का प्रभाव इतना ज्यादा पड़ गया है कि हम 3 दिन पुरानी बात को भी याद नहीं रख पा रहे हैं, और इसका फायदा ये झूठी लोगों की एक जमात है वो उठा रही है। और इसमें हमने देखा कि 2014 में एक व्यक्ति ने कहा था कि हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे, बड़ा जोर से बोलता था। जब आया फिर बोला दाऊद भी लाएंगे पाकिस्तान से। लोगों को याद नहीं रहता। चलो उस सब को हम भूल जाएं, लेकिन अपने प्रदेश में जब आते हैं हम, तो हमारा ये वर्तमान मुख्यमंत्री को जनता ने हरा दिया था, लेकिन दिल्ली के मठाधीशों ने, जिसको ये फॉलो करता है, इनको जनता को फॉलो नहीं करता हो, तो उन्होंने इसको दोबारा जिताया। अब जिताने के बाद जो चीजें इस व्यक्ति ने की, इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो सब जानते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में जो बदहाली उत्तराखंड में है, जिस तरह से युवा रोजगार के लिए लड़ रहा है, वो बड़ी शर्म की बात है। लेकिन ये मुख्यमंत्री तिवारी जी ने यहाँ पे बैठे बैठे विश्व के उद्योगों को एक फोन करके सड़क से यहाँ पे बुला दिया। ये व्यक्ति उछल कूद करने वाला अनुभवहीन हमारे सिर पे माननी किस जमाने के हमने पाप किए थे कि जो हम इसको झेल रहे हैं। ये यूके गया, याद करिए आप, हमने डिबेट भी हुई थी, और यूके में मैं पोमा को मिल रहा हूं, मैं फलानी कंपनी को मिल रहा हूं, और हल्ला प्रचार पूरी। फिर मैं दुबई गया, अरे बंदर की तरह क्यों चल रहे हो? बंबई गया, की तरह क्यों चल रहे हो? संजीव जी, बंदर की तरह क्यों चल रहे हो? संजीव जी प्लीज प्लीज, ये बहुत गलत बात है। किस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं आप? वरिष्ठ प्रवक्ता होकर इस तरीके की बात करेंगे? प्लीज आप शांत रहिए बिल्कुल, और दोबारा इस तरीके की भाषा किसी के लिए इस्तेमाल मत करिएगा। नहीं, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए संजीव जी प्लीज, किस प्रकार की संजीव जी वो आपके विपक्षी पार्टियों के नेता है, वो नॉर्मल बात कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा नहीं बोल रहे हैं। प्लीज प्लीज सर, माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। शांत रहिए सर, शांत रहिए प्लीज। मैं इस भ्रष्ट मुख्यमंत्री को क्या कह सकता हूं कि जो लखनऊ वहां लंदन में घूमा पूरी टीम के साथ और बोला कि मैं पोमा फलानी कंपनी से बात कर रहा हूं, और दुबई गया, मद्रास गया, बंबई गया, और यहाँ पे मेरे एफआरआई में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट सबमिट कराया गया। 2 दिन का पूरे गुजरात के लोगों का पकवान थे, वहां पे टेंट लगे हुए थे, करोड़ों रुपया इस अभागे उत्तराखंड का इसने खर्च किया। उसमें हासिल पाया क्या? इनके प्रवक्ता ये बता दें कि इस मुख्यमंत्री ने उस तमाम दौड़ भाग के बाद कौन सा उद्योग यहां लगाया जो रोजगार, बल्कि जो जमीन थी उद्योग के लिए सरवा में वो बेच दी। लोगों को पता नहीं है, छेत्री साहब और सच्चान साहब, इन्होंने सरवा की जमीन को
पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को बेच दी, जो पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है उसको बेच दी। इन्होंने वहां जॉर्ज एवरेस्ट की जमीन जो लड़कों ने एडवेंचर के लिए करना था, बालकिशन को दे दी। आप ही देखिए इन्होंने किस तरह से कोई जमीन है इस व्यक्ति ने इस राज्य की बेच दी है। इसके बावजूद जो सैन्य धाम में भ्रष्टाचार हुआ है वो हमने देखा। जो प्रधानमंत्री का एक सपना दिया था कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं और हम खुश हो गए थे, आ गया नंबर देहरादून का, कहां गया वो स्मार्ट सिटी। मैं ये याद दिला रहा हूं कि अगर लोगों को याद रहेगी तो साहब इनको नंगा दौड़ाएं लोग सड़क पे, छूटे कहीं के हमारे सिर पे बैठे हुए हैं, हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं अपने पे, और जनता त्राहिमाम कर रही है। ठीक है, स्थिति है आज राज्य। चलिए सर, लौटते हैं आपके पास में। चलिए लौटेंगे थपलियाल जी आपके पास में, और मेहमानों को भी हम जोड़ते चलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप पर रुकने का हो जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार चर्चा में बने हुए हैं बलबीर रावत जी हैं, प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। बलबीर जी अभी नहीं जुड़ पाए हैं। SN सचान साहब का रुख कर लेंगे, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। सचान साहब क्या कहना चाहेंगे, प्रस्ताव वाकई अटके रहे या फिर सिर्फ फाइलों को जानबूझकर इधर से उधर अटकाया जाता रहा? देखिए, जब समस्या केवल इनके मुख्यमंत्री की नहीं है, मुख्यमंत्री का जो पूरा सचिवालय है, सचिवालय में जो बैठे लोग की जिम्मेदारी है, ये सब लोग पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुके हैं। और जितने काम परियोजनाएं जो आपने गिनाई उसमें शायद अब भी 40% से ज्यादा बाकी हैं। यहाँ की अभी जो वर्मा जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो बता रहे थे कि 30,000 लोगों को नौकरियां मिल गई। 30,000 लोगों को अगर नौकरियां मिल गई होती वर्मा जी, तो जो युवा, यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए वर्मा जी कि जो नेशनल एवरेज बेरोजगारी का 15% है और उत्तराखंड का 20% है, ये बेरोजगारी दर है। जितने हमारे जो इन्वेस्टर समिट हुआ, इन्वेस्टर समिट 2 हो चुके हैं, एक त्रिवेंद्र सिंह रावत के जमाने में हुआ और एक इनके जमाने में हुआ। उसमें कितने एमओयू साइन हुए, उनमें कितने इंप्लीमेंट हुए? पंकज छेत्री ने कांग्रेस के जमाने का तिवारी जी का नाम लिया, मैं भी उनका नाम लेना चाहूंगा। कांग्रेस के जो तिवारी जी थे, जिन्होंने 5 साल पूरी तरीके से किया अच्छी तरीके से, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, सिडिकुल उनकी देन है। और भी जितनी भी वो कर सके, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हैं, चाहे शिक्षा के मामले में। आज शिक्षा का हालत ही है, देहरादून में सब लोग रहते हैं, आप जाके देखिए एमकेपी कॉलेज में कितने टीचर रह गए, डीआईवी कॉलेज में कितने टीचर रह गए, डीबीएस कॉलेज में कितने टीचर रह गए। हाँ, एक काम जरूर मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो एक अमेरिका की एक एजेंसी है जो ह्यूमन राइट्स पे काम करती है, उसने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हेट स्पीच में नंबर 1। ये मैं वर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं। कम से कम एक जगह आपने टॉप किया। और भ्रष्टाचार में भी आते संजीव जी, आते हैं, उनको कंप्लीट करने दीजिए पहले। हाँ, चलिए, जवाब मैं आपका लूंगा। प्लीज संजीव जी रुक जाइए। हाँ बोलिए आप। वर्मा जी, मैं आप सम्मानित है, मैं आपका जवाब लूंगा। ये मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा, मुझे तो मालूम नहीं था। मुख्यमंत्री जी ने एक जगह भाषण में अपना जिक्र किया, उन्होंने कहा कि हम उसमें प्रथम आए हैं, मुझे गर्व है, और अगर इन कामों के लिए मुझे प्रथम आना पड़ेगा तो हम करते रहेंगे। एक मुख्यमंत्री
जो संविधान की शपथ लेता है उसको कम से कम ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपने कहा कि यहाँ पर जो कानून व्यवस्था ऐसी होगी, प्रचलन बाजार में खुलेआम दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। अंकिता का केस आपने देख लिया, किस तरीके से यहाँ पर आए दिन हत्याएं हो रही हैं और हत्या करने वाले खुले छूट रहे हैं। बेसिकली जो हमारा विजन है नहीं होना चाहिए, विजन होना चाहिए जो सुदूर लास्ट गांव है। पलायन की स्थिति आपने देख ली, पूरे हो गए 95 हो गए और समूह सीमावर्ती हैं। जो पलायन आयोग बनाकर रिवर्स पलायन की आपने कोई प्लानिंग नहीं की। इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार जितने ज्यादा उत्तराखंड में हुए हैं और इस कार्यकाल में हुए हैं वो शायद सबसे ज्यादा हैं। और स्वास्थ्य के बारे में आप देख लीजिए, महिलाएं रास्ते में जब लाई जाती हैं कोई व्यवस्था नहीं। जितने भी हमारे दून अस्पताल जो जिला अस्पताल हुआ करता था उसको आपने मेडिकल कॉलेज बना रहे हो, डॉक्टर आपके पास है नहीं। आए दिन आप कहते हो यहाँ भी मेडिकल कॉलेज बनेगा। जो जिला अस्पतालों को जब आप मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करोगे तो ये केवल घोषणा है, वहां पर सुविधाएं नहीं है। ठीक है, अभी संजीव जी से इस पर जवाब लेंगे, संजीव जी से इस पर हम जवाब लेंगे, लेकिन संजीव जी और मेहमान है उनको भी चर्चा में जोड़ते चलते हैं। पहले कुलदीप राणा जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनका रुख गलत है। बहुत स्वागत सर आपका। कुलदीप जी, जवाब आपने सबके सुन लिए होंगे। सचान साहब ने जो बातें कही कि चलिए कहीं तो नंबर 1 आए, बड़ी अच्छी बात है। संजीव जी उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, अभी ले लेंगे जवाब, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि 25 सालों का अंतराल हो चुका है और बहुत सारी चीजें हैं जो जैसी की तैसी, जिनको ठीक कराने की बात, जिनके समाधान की बात अलग अलग सरकारों ने या सीधे सीधे कह लें तो बीजेपी और कांग्रेस ने की, लेकिन उन वादों घोषणाओं में से मुझे लगता है आधे से ज्यादा फीसदी शायद कभी पूरे हो ही नहीं सके। ऐसा क्यों? यहाँ तो डबल इंजन वाली सरकार का भी मौका मिल गया था। चलिए अगर पिछली बातों को भूल भी जाएं तो इनसे ही सवाल करने पर आ जाएं, अब कहाँ कमी रह गई थी? देखिए गरिमा जी, उत्तराखंड में सरकार की घोषणाओं की जो वर्तमान स्थिति है और जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं धरातल पर, उसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण मैं देख रहा हूं, जिनमें पहला कारण जो है वो राज्य में ब्यूरोक्रेसी की स्थिति को लेकर के है। क्योंकि प्रदेश में जो शासन प्रशासन व्यवस्था है वो इतनी लचर हो चुकी है और जवाबदेही तय न होने के कारण, क्योंकि विभागों में मंत्री तो हैं लेकिन मंत्रियों की स्थिति इतनी कमज़ोर है कि वो अपने विभागों में हो रहे कार्यों को लेकर के राज्य में मुख्यमंत्री की घोषणाएं जो हुई हैं राज्य के विकास कार्यों की, निर्माण कार्यों की, उन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के वो अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर के अधिकारियों का जो रवैया है, क्योंकि जो धरातल पर स्थिति दिखाई दे रही है वो इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही है कि जो अधिकारी वर्ग है राज्य का, जिसको लेकर के अक्सर ये टिप्पणियां की जाती रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो सरकार के नियंत्रण में नहीं है, और ये टिप्पणी हम राज्य में बनने के बाद से लगातार देखते आए हैं। चाहे एनडी तिवारी जी की सरकार रही हो, जनरल खंडूड़ी की मुख्यमंत्री रहे हों, निशंक मुख्यमंत्री रहे हों, या विजय बावड़े रहे हों, या हरीश रावत या त्रिवेंद्र रावत रहे हों, ठीक। लेकिन जो स्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं हैं भाजपा के लिए भी और प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब उन्हें चुनाव का वर्ष आ गया है और जब वो धरातल पर जाएंगे तो जनता उनसे ज़रूर पूछेगी कि भाई आपने वादा किया था, आपने घोषणा की थी, तो क्या वादा तेरा वादा वाली बात हो गई, वो गीत है जो है ना, तो ये सारी चीज़ें अब निकल करके आएंगी। दूसरा, हम एक बड़ा कारण यह भी देख रहे हैं कि जो बात अभी निकल करके आई थी बहस के दौरान ही, कि प्रदेश में मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति हुई है, क्योंकि ये एक बात किसी से छुपी नहीं है कि 2022 के चुनाव में पुष्कर धामी अपनी विधानसभा से चुनाव हार गए थे
सत्ता भाजपा जीत गई थी, प्रचंड बहुमत ले आई थी, लेकिन उस समय अंतरिम सरकार में जो नेतृत्व कर रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, वो स्वयं चुनाव हार गए थे और हार के बावजूद राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। तो ऐसे में ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी कि वो केंद्र के प्रति ज़्यादा उनका रुझान होता और वो रुझान वो अपनी उस जिम्मेदारी पर खरे भी उतरे हैं। केंद्र की योजनाओं को लेकर के या केंद्र सरकार के घोषणाओं को लेकर के, भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व की घोषणाओं को लेकर के जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अव्वल आए हैं। चाहे प्रदेश में धर्मांतरण कानून को लागू करना हो, वो उसमें अव्वल हैं। प्रदेश में हमने अभी देखा यूसीसी को लेकर के, है ना, जो भाजपा का स्थापना काल का एक प्रॉमिस था, उसको उन्होंने पूरा करने का काम किया, राज्य में लागू करने का काम किया, ठीक। और दंगा विरोधी कानून से लेकर के तमाम सारी चीज़ें, वो चीज़ें जो सरकार के नियंत्रण को स्थापित करती हैं, उन चीज़ों को लाने का काम मजबूती के साथ किया, जो राष्ट्रीय नेतृत्व के एजेंडे में भी रही हैं, ठीक। लेकिन वो चीज़ें जो जनता के एजेंडे की होती हैं, जो जनता अपने वोट के माध्यम से जिन चीज़ों को देख करके जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और दल को वोट देती है, उन मामलों में धामी जी का जो परसेंटेज है वो उस तरीके का नहीं दिखाई दिया कार्यों को लेकर के, उसकी गंभीरता को लेकर के। और परिणाम हमारे सामने हैं कि एक तो बेलगाम ब्यूरोक्रेसी और धामी मुख्यमंत्री का इन चीज़ों की तरफ कम ध्यान होना, ठीक। आज देखिए कि ऐसा नहीं है कि प्रदेश में घोषणाएं किसी मुख्यमंत्री ने नहीं की हों। कांग्रेस ने और भाजपा ने समान रूप से इस राज्य पर राज किया है। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि अभी तक जितने मुख्यमंत्री रहे, उनमें से कम पुष्कर सिंह धामी की तो जरूर इतना है कि इनकी घोषणाएं राष्ट्रीय फलक पर भी चमक रही हैं। जो केंद्रीय नेतृत्व के जो मैंडेट वो जो रही हैं उनकी घोषणाओं का, वो उसमें कई योजनाएं ऐसी हैं जो उन्होंने बनाई, कई कानून ऐसे हैं जो राष्ट्रीय फलक पर भी चमक रहे हैं और उनको एक अलग पहचान दे रहे हैं। लेकिन जो राज्य के अंदर की स्थिति है, वो स्थिति उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, जिनको लेकर के जनता में नाराजगी उभर करके सामने आने लगी है। अब चूंकि प्रदेश में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तीसरे मुख्यमंत्री हैं 10 साल में पुष्कर सिंह धामी, तो ऐसे में अब जो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो भी डेवलप होने लगता है। तो मुख्यमंत्री को चाहिए, प्रदेश सरकार को चाहिए कि वो ब्यूरोक्रेसी के लगाम कसे और जो योजनाएं, जिनकी जो घोषणाएं हैं, उनको धरातल पर स्थायी रूप से उतारने का काम हो, ताकि जनता को उन चीज़ों का लाभ मिल सके। अब चुनाव आने वाला है, हम अक्सर देखते हैं कि ठीक आचार संहिता लगने से एक हफ्ते पहले सरकारें बेइंतहा घोषणाएं करती हैं। तमाम जगह पे शिलापट का उद्घाटन किया जाता है कि ये रोड, ये सड़क पास, ये सड़क पास, ये योजना पास, ये योजना पास। हालांकि वो सारी चुनावी घोषणाएं होती हैं, वो शिलापट भी चुनावी घोषणाओं तक ही सीमित रहता है। सरकार जाती है तो वो उनको तो वैसे ही छोड़ दिया जाता है, और जब नई सरकार आती है तो वो उस तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाती है। ठीक है। तो जो परिस्थितियां हैं वर्तमान में प्रचंड बहुमत की सरकार के साथ, अब सरकार को चाहिए कि मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो अपनी इन घोषणाओं को लेकर के धरातल पर इनका अमल हो सके, इस दिशा में गंभीरता से प्रयास करें। चलिए ठीक है, संजीव जी से जवाब लेते। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे थे। संजीव जी, आखिर क्यों सरकार या प्रशासन उतना एक्टिव नहीं हो पाता और उतने वादे नहीं पूरे किए जाते? संजीव जी, आवाज मिल रही है आपको? सुन पा रहे हैं मुझको? हाँ जी, बोलिए संजीव जी। जी, गरिमा जी, देखिए, हमारी सरकार डेवलपमेंट को आधार मानकर विकास की ही नीति, विकास की ही नियत पर हमारी सरकारें चलती हैं। और हम चाहे केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, मैं सोचता हूँ यदि आप पूर्ववर्ती सरकारों का पूरा खाका उठाकर देखते हैं तो पिछली जो सरकारें, कांग्रेस की सरकारें रही, वो पूरी तरह से फिसटी रही। अभी मेरे कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, आप इनसे ही प्रश्न कर लीजिएगा। मैं भी
डायरेक्टली उनसे ही प्रश्न कर रहा हूं। मैं तो आप कहेंगे तो मैं दुनिया भर की अपनी योजनाएं का उल्लेख कर सकता हूं, लेकिन आपके शासनकाल में केवल 5 योजनाएं कोई ऐसी लीग से हटकर आपने जिसके ऊपर काम किया हो, आप यदि बताने का कष्ट करेंगे तो मैं सोचता हूँ संजीव जी, इन्होंने काम नहीं किया, शायद यही वजह थी। हम एक असम्पशन भी अगर मान लें तभी तो आपको सत्ता में लेकर आया गया। संजीव जी, मुझे लगता है अभी तो पंकज जी भी मान लेंगे कि हाँ चलिए हमसे कहीं पर भूल हो गई, हम नहीं उतनी जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाए। आपने तो वादे किए थे, आप उन वादों पर क्यों नहीं खरे उतरे? बोलेंगे, बिल्कुल बोलने नहीं दूंगा। संजीव जी सुनिए, मेरा सवाल तो सुनिए आप कम से कम। बीच में नहीं बोलना है ना संजीव। अभी हमारे आदरणीय गुरुजी कह रहे थे कि हमारी सरकार को हेट न्यूज का हेट स्पीच की आपने बात करी, तो जो हेट स्पीच की बात करी है और जिसने उसमें प्रथम स्थान दिया है, आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि वो कंपनी किसकी है, वो संस्था प्रधानमंत्री जी के मित्र के देश के, वो वाशिंगटन में जो जॉर्ज सोरेस, जो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी जिनके पास भारत की फ्रेंचाइजी है, उनकी कंपनी का तो लानत है ऐसे गृह मंत्री पे, लानत है ऐसे विदेश मंत्री के द्वारा और उनकी संस्था के द्वारा इस प्रकार का जो दुष्प्रचार किया जाता है, जो धर्मांतरण को रोकने के लिए बात करें, जो जिहाद को रोकने के लिए बात करें, जो डेमोग्राफी चेंज करने की को रोकने की बात करें, जो देवभूमि में भाई सरकार तो आपकी है, केंद्र में भी, प्रदेश में भी, जो मैं वही तो कह रही हूँ कि भाई आप उनका लेखा जोखा क्यों ले रहे हैं? चलिए एक एक करके बोलिए। संजीव जी सुनिए, आप कांग्रेस पार्टी से लेखा जोखा ले रहे हैं, लेकिन पहले अपना तो प्रस्तुत कर दीजिए। गरिमा जी मेरी बात होने दीजिए। नहीं, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। आप कांग्रेस पार्टी से सवाल किस बिना पर पूछ रहे हैं? कम से कम जब वो आरोप लगाएं तब पूछिए, आप अपने आंकड़ों पर जवाब दे दीजिए, इतना काफी है ना। अरे उन्होंने काम नहीं किया, मैं नहीं, वो तो खुद भी कह देंगे कि हाँ हमसे कुछ कमी रह गई होगी, शायद तभी जनता ने आप पर भरोसा दिखाया। तो 10 साल से सरकार में ये है, आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और क्या चाहिए आपको सर? से सवाल पूछ रहे हैं, 10 साल पुरानी बात। पंकज जी रुक जाइए। हाँ गरिमा जी देखिए, अगर हम धर्मांतरण के ऊपर लगाम लगाने की बात करते हैं, हम जिहाद को रोकने की बात करते हैं। अरे ये बताइए ना, 60% ही घोषणाएं क्यों पूरी हो पाई? अरे ये बताइए ना, आप जनप्रतिनिधियों ने भी जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्तावित चीजें कही थी, उसमें से भी आधे नहीं हो पाए हैं। आप सीधे से सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने क्या किया, हमें उस पर चर्चा नहीं करनी है। कहा क्या था, उसमें से कितना किया, इस पर चर्चा करनी है। बार बार आपको बता रही हूँ मैं, कोई मतलब नहीं है। संजीव जी आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप यहाँ पर अपनी उपलब्धियां गिनाने थोड़ी आए हैं। चलिए हो गया, आपने बहुत कुछ किया, लेकिन बात यह है ना, फिर भी 60% काम क्यों हुआ? चलिए रहने दीजिए। पंकज छेत्री जी बताइए सर। सवाल तो ये है ना कि भाई 60% काम हुआ, जनता फिर भी उन्हीं की बातों में आ रही है, चुनावों में हम देख रहे हैं। गरिमा जी देखिए, हम तो टाइम बाउंड विकास करते हैं। अरे तो फिर 60% क्यों? मैं उसी का जवाब मांग रही हूँ आपसे। जो समय अवधि देते हैं कि हमने आज इस काम का शिलान्यास किया, ब्यूरोक्रेसी पर आपकी पकड़ नहीं रह गई क्या? इस तिथि को इस काम का हम उद्घाटन करेंगे और उसी तिथि को हम उस काम का उद्घाटन करने एक नई कार्य। चलिए ठीक है, ठीक सर, ठीक, चलिए हो गया, ठीक है। संजीव जी अब रुक जाइए। पंकज जी आप जल्दी से बोलिए प्लीज। पंकज जी से पूछना चाहता हूं, क्या आपकी सरकारों में कभी ऐसा प्रयास हुआ था क्या? कभी संजीव जी आप नहीं पूछ सकते, पहले आप अपने काम पूरे करिए। चलिए अब शांत रहिए। हो गया सर, प्लीज सर। अरे प्लीज हो गया, संजीव जी को डाउन कर दीजिए प्लीज। चलिए पंकज जी आप बोलिए, बहुत देर हो गई। कमा लो और मैं आके पंकज जी आपको आवाज मिल रही है सर, आप बोलेंगे प्लीज। संजीव जी को म्यूट कर दीजिए। घोटालों में आपको मेडल जरूर मिलते थे, लेकिन विकास संजीव जी को म्यूट कर दीजिए प्लीज। कभी आपने किया नहीं। सबसे बड़ी बात यह है गरिमा जी कि अब 10वें साल में अभी लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार है, और ये कहते हैं कि हमारी डबल नहीं ट्रिपल इंजन की भी सरकार है, क्योंकि
नगर पालिका नगर निगम में भी ये हैं, फिर विधानसभा में भी ये हैं बहुमत में, केंद्र में भी ये हैं ट्रिपल इंजन की सरकार में। तो 21, 22, 23, 24 तक की जो घोषणाएं हैं वो क्यों पूरी नहीं हो रही हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा जवाब इसके पीछे ये है कि मुख्यमंत्री जी चुनाव के समय में वादों की तो झड़ियां लगा देते हैं, परंतु बाद में भूल जाते हैं, क्योंकि बाद में उनको जिस प्रकार से भी कुलदीप जी ने बोला, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि उनको दिल्ली की जो है वहां पर हाजिरी बजानी है और दिल्ली के जो एजेंडे हैं राष्ट्रीय स्तर पे, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी ऐसे यूसीसी से संबंधित हो जहां पे वो नंबर 1 में आना चाहते हैं कि हमारा नंबर 1 प्रदेश है, भले ही विकास उसमें फिसड्डी रह जाए, परंतु नेशनल मुद्दों के आगे जो प्रदेश की विकास है, प्रदेश के मुद्दे गौण हो जाते हैं और इसी कारण से ये घोषणाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। और जहां तक अभी ये भी प्रश्न उठा कि क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद हारे हुए थे 2022 में अपनी सीट, फिर भी उन्हें जबरन बना दिया गया, हमारे ऊपर थोपा गया, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि विकास कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है और कहीं ना कहीं हाजिरी लगाना दिल्ली में वो बदस्तूर जारी है। तीसरा, वो क्या कांग्रेस पार्टी में बिना दिल्ली के फैसले हो जाया करते थे क्या? देखिए, मैं आपको बिल्कुल खुले शब्दों में बताना चाहता हूं कि बिल्कुल निस्संदेह होते थे, हमारे फैसले यहाँ से होते थे, जनता के साथ होते थे, तभी हम जाट गदेरों की बातें करते थे, तभी हम स्थानीय मुद्दों की बातें करते थे। आज तो आप देखिए अमेरिका से मैं अपना शब्द एक मिनट में विराम कर रहा हूँ, आखिरी बात सरकार में फैसले होते थे टेनिस बेचने के, इनकी सरकारों में फैसले होते थे अवैध खनन के। तो आपकी सरकार है, अब तो आपकी सरकार है। चलिए हो गया संजीव जी, आप रुक जाइए प्लीज, और मेहमान भी तो हैं, उनको भी सुनेंगे जल्दी से। चलिए हो गया सर। सचान साहब क्या कहना चाहेंगे, लास्ट रिएक्शन जल्दी से आपका। मैं आखिरी बात 1 मिनट के लिए बोलना चाहता हूँ। भर्तियों में जो संजीव जी, उसके फैसले इनकी सरकारें करती थी, मेरे बड़े भाई लगातार संजीव भाई। अरे सचान जी आप बोलिए प्लीज, आप लोग शांत हो जाइए। संजीव जी और पंकज जी, आपको लोगों को समझ में नहीं आता क्या सर? बार बार आप लोगों को एक ही चीज बतानी पड़ रही। सचान साहब आप बोलेंगे? सचान साहब आवाज मिल रही है आपको? क्या मुख्यमंत्री धामी के अंदर इतनी हिम्मत है कि उन पर मुकदमा कर पाए? विकास पे फोकस किया ना, और 5-5, 7-7 करोड़ रुपए कमा लो और मैं आके मूंद लूंगा। आप ही के मुख्यमंत्री। चलिए ठीक है संजीव जी, हो गया, प्लीज आप बार बार बीच में मत बोलिए। कुलदीप जी जल्दी से आखिरी रिएक्शन आप दीजिए, सचान साहब को आवाज नहीं मिल पा रही है। कुल मिलाकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप वाला हाल है। कुलदीप जी कम शब्दों में जल्दी से। कुलदीप जी आवाज मिल रही है क्या? आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, मुझे लगता है कुलदीप जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उम्मीद यही है कि जो प्रस्ताव, जो फाइलें अटके हैं, उनको कम से कम आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि जो आम जनता से किए गए वादे थे, जो आम जनता से की घोषणाएं थी, वो पूरी हो सकेंगी और जो आम जनता के विकास के लिए काम अभी भी पेंडिंग है, उनको पूरा किया जा सकेगा और 25 सालों के बाद उत्तराखंड में एक बार फिर से विकास की नई बयार बहेगी। शुक्र सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो इच्छा शक्ति की कमी या फिर सिस्टम कमजोर, आखिर क्या वजह है कि लगातार किए जा रहे वादे और लगातार की जा रही घोषणाएं अब तक लंबित पड़ी हैं? क्यों आखिर मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं में से सिर्फ 60% ही काम पूरा हो सका है? ये अपने आप में एक बड़ी बात है। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। इसी बीच एक बड़ी जानकारी जालौन से सामने आ रही है, उसका रुख करते चलेंगे। जालौन से खबर, तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टक्कर लगने से बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल। बड़ी आरोपी कार चालक कार लेकर मौके से फरार। 2 किलोमीटर दूर आगे जाकर बेकाबू कार नहर में जा गिरी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कड़ी मशक्कत के बाद कार को नहर से बाहर निकाला गया। बड़ी जानकारी जालौन से सामने आ रही है। कार में सवार 2 लोग अस्पताल में मृत घोषित हुए। मृतक एक युवक की पहचान जितेंद्र के रूप में हुई। जालौन से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कोटरा थाना क्षेत्र के कोटरा एट मार्ग पर हुई पूरी घटना। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।